और संसद में गतिरोध चल रहा है और इस पूरे सेशन में किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल ये कि बचे हुए समय में क्या कुछ कामकाज होगा, सरकार आगे किस तरह का एक्शन ले सकती है या फिर संसद का ये पूरा सत्र हंगामे में धुल जाएगा। इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब। जावड़ेकर साहब से हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। पहला सवाल ये कि अब तक संसद में किसी तरह का कुछ कामकाज हो नहीं पाया है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बचे हुए समय में क्या कुछ अहम बिल पास हो पाएंगे? नहीं, पहले तो कल संसद में 2 बिल पास हुए हैं। कल रात 8:30 बजे तक पार्लियामेंट चली है जी। तो पहले ये भी हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जिनको जनता ने नकारा है उनके हाथ में पूरा वेटो पावर आ गया, ऐसा नहीं है। संसद चली है, 2 बिल लोकसभा में पास हुए हैं। राज्यसभा में वहां अध्यक्ष जी ने एक फैसला लिया है कि शोर शराबे में बिल नहीं पास होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों सदन में, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने बर्ताव किया है, देश भर से उनकी थू-थू हो रही है, उनके खिलाफ लोग हैं और इसलिए ये पता चलेगा अभी कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं और जनता पूरी ऊब गई है उनसे। और जिस तरह से जनता ने उनको चुनाव में नकारा, अब वो जाके लोकसभा में उसको ये कर रहे हैं और राज्यसभा को रोक रहे हैं, तो जनता बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं कर रही है। बिल्कुल जावड़ेकर साहब, अच्छी बात है कि कल 2 बिल पास हुए, लेकिन बाजार की नजर साफ तौर पर जीएसटी, लैंड बिल जैसे बिल्स पर है। ये बताइए, जीएसटी पर जिस तरह से अब आगे काम बढ़ा है, आपको विश्वास है कि इसे भी आप निकाल ले जाएंगे 13 तारीख से पहले? देखो, जीएसटी बिल जो है, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जो उद्योग जगत के लोग हैं उनको भी समझाना चाहता हूं कि देखो, ये जीएसटी किसी एक उद्योग विशेष का तो काम है नहीं। देश को आगे ले जाने वाला, कर प्रणाली में अच्छा सुधार लाने वाला बिल है। तो ये लॉबिंग क्या करते हैं? ये लॉबिंग केवल अपना काम निकालने के लिए मंत्रियों से मिलना, ये लॉबिंग नहीं होता है जी। लॉबिंग का मतलब है कि अगर जीएसटी जैसा मूलभूत सुधार देश के लिए जरूरी है तो इसका दबाव सब पर बनाएं। कांग्रेस के राज में जो उद्योगपति सभी कांग्रेस के पास जाकर उनके सारे काम होते थे या अटकते थे, जो भी था, टैक्स बिक्स, लेकिन सच्चाई यह है कि आज वो कांग्रेस पर दबाव क्यों नहीं बना रहे? बनाना चाहिए उद्योग वालों ने, नहीं तो ऐसा थोड़ा ही ना चलेगा। बिल्कुल। सर, एक और बड़ा मुद्दा यह है लैंड एक्विजिशन बिल या भूमि अधिग्रहण बिल का, जो अब उसे डाइल्यूटेड फॉर्म में या यूं कहें कि जो बड़े मुद्दे थे उस पर हटकर उसे बिल लाने की तैयारी की जा रही है। 2 बात यहां पर पूछना चाहता हूं, क्या वैसा बिल भी पास हो पाएगा? और अगर होता है तो क्या जो पर्पज है सरकार का, जिस तरह का भूमि अधिग्रहण बिल लाकर सरकार काम करना चाहती थी, वो पूरा हो पाएगा? पूरा नहीं। भूमि अधिग्रहण बिल का जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट के सामने है। पार्लियामेंट सार्वभौम होती है और अभी ज्वाइंट कमेटी बैठी है, तो अब ज्वाइंट कमेटी में जो सबका मिलकर कंसेंसस उभरेगा वही बिल होंगे। मूल मुद्दा यह है कि ये अभी समझना चाहिए कि उद्योग जगत जो आपके बाजार में आश लगा के बैठा है, कोई भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स कोई भूमि अधिग्रहण के कारण नहीं रुके हैं। भूमि तो जमीन खरीद होती है, किसान बेचते हैं, उद्योग वाले खरीदते हैं और यही तरीका होना चाहिए। हाँ, जहां बहुत 500 हेक्टेयर लिया और 5 हेक्टेयर के लिए कोई अटक गया तो उसमें अधिग्रहण का मुद्दा आता है। पब्लिक पर्पज है, बाकी के लिए होता है, तो वही मुद्दा है। बाकी तो उद्योग जो प्राइवेट जगत है उसका तो उसी से चलेगा। तो काम बनेगा, रोड्स भी बनेंगे, सिंचाई भी होगी, सब विकास के काम आगे चलेंगे और सबको इससे सहमत होना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने देखा है विपक्ष नारेबाजी कर रही है, कामकाज नहीं करने दे रही है संसद में आप लोगों को, और उस बीच भी आपने देखिए खिलाफ उद्योग जगत जी, उद्योग जगत, बिजनेस जगत, शेयर बाजार में रुचि रखने वाले सब बहुत चिल्लाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगर दबाव नहीं बनेंगे तो राजनीति नहीं चलती है इसमें। लेकिन मेरा सवाल आपसे सर ये है कि कांग्रेस आज पराजय की उनको बहुत टीस लगी है। पराजय के कारण उनका बहुत प्रॉब्लम हुआ है
तो ये मुद्दा है। आपसे मेरा सवाल ये है कि अब बाकी बचे हुए दिनों में और कौन से बिल्स हैं जो आपकी कोशिश होगी जिसको आप पास करा ले जाएं, और ये भी बताइए क्या आपके जहन में ऐसा भी कुछ है कि क्या अब पार्लियामेंट सेशन का समय थोड़ा बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह का विचार भी पार्टी के भीतर चल रहा है? नहीं, ये ऐसा है, पार्लियामेंट सेशन कब बुलाना, कितना बढ़ाना, कितना चलाना, ये तो सरकार तय ही कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल है कि अभी भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसमें सभी दलों के लोग रहते हैं, उन्होंने पूरा सप्ताह के लिए पूरा प्लान बनाया ही है कि कितना घंटा कौन कौन से बिल पर चर्चा होगी, तो वो होनी चाहिए। जो नहीं कर रहे उनके लिए जनता से गुस्सा जो है जनता का, वो दिखना चाहिए सभी माध्यमों से। मैं आपको जी जावड़ेकर साहब, मैं आपको बताऊं, परसों ही हमने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला साहब से भी बात की इसी शो में इसी वक्त, और हमने उनसे जो बाजार के लोग, इंडस्ट्री के लोग जो सोचते हैं उस राय से अवगत भी कराया कि आप बातचीत करिए आपस में, सरकार और आप मिलकर। लेकिन ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से कहीं न कहीं कुछ न कुछ अड़चनें दिख रही है और बातचीत नहीं हो पा रही है। नहीं, ये दोनों तरफ से नहीं है। नहीं, सरकार ने साफ कहा किसी भी मुद्दे पर चर्चा होगी, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री जवाब देंगे। प्रधानमंत्री यानी जब जवाब तो अपने अपने विभाग देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर उस पर बोलेंगे। लेकिन ये बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते सच्चाई को। उनको मालूम है उनका झूठ के आधार पर सब कुछ है। एक बार फिर से जावड़ेकर साहब आपसे राय जीएसटी वाले बिल पर ही लेना चाहता हूं, चूंकि अब मुझे जाना है। बस ये आखिरी सवाल है मेरा, ये बताएं कि क्या जीएसटी बिल इस सत्र में पास हो पाएगा? आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं तो हमेशा उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी है और मेरी उम्मीद हमेशा है कि अच्छी चीज होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, पर्यावरण मंत्री, जो कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं सरकार बचे हुए समय में कुछ अहम बिल पास करवा पाएगी। देखना होगा संसद में आगे किस तरह का कामकाज होता है। फिलहाल साफ तौर पर गतिरोध बना हुआ। बिल्कुल, तो 13 तारीख से पहले अगर जीएसटी पास हो जाए तो बाजार काफी उत्साहित होंगे। चलिए, शुक्र है कल 2 बिल तो पास हुए और जावड़ेकर साहब काफी कॉन्फिडेंस हैं, बचे हुए समय में बिल्स को पास करा ले जाएंगे। लेकिन इस समय प्री ओपनिंग सेशंस देखिए थोड़ा सेटल होता हुआ दिख रहा है। टोरेंट पावर जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए, 4% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी भी देखिए 60 अंक ऊपर सेंसेक्स और 32 अंक ऊपर निफ्टी आज खुलेगा। इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन से मिल रहे हैं। हेक्सावेयर के अच्छे नतीजों के बाद 2-2.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिलेगी। भारतीय एयरटेल के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, 3% का उछाल ये स्टॉक आज दिखा सकता है खुलते ही। जेके टायर के अच्छे नंबर्स के बाद 2-2.25% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल सकती है। ये कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर इस समय फोकस कर रहा है बाजार। क्लेरेंट केमिकल्स, कुछ और ऐसे स्टॉक्स जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा खुल सकते हैं आज। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ संकेत हैं, लेकिन इन्हीं पर राय लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राजेश सातपुते, वीके शर्मा साहब और साथ ही सुमित बगड़िया भी। और ये बताएं सुमित की फिर हीरो मोटोकॉर्प में क्या कुछ और शॉर्ट पोजीशन बनने के मौके दिखते हैं आपको? कल जिस तरह से बड़ी तेजी के साथ शुरुआत की अच्छे नतीजों के दम पर, और सेकंड हाफ में थोड़ा गाइडेंस का असर समझ लें, थोड़ा बेन कैपिटल की तरफ से स्टेक सेल का असर समझ लें, स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। क्या ट्रेड बनता है अब यहाँ पर? आज 0.5% मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन में। देखिए, मुझे लगता है ऊपर से जो सेल ऑफ आया है वो स्टेक सेल के ऊपर, न्यूज के ऊपर आया है। तो मुझे ओवरऑल ये स्टॉक अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ी मंदी आएगी। ओवरऑल पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर मेरा रुझान, हम यहाँ पे ऑटो सेक्टर में सब में बुलिश है, चाहे फिर वो मारुति सुजुकी हो, हीरो मोटो हो, या फिर बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर हो, अशोक लीलैंड हो, सारे ही स्टॉक्स में हमको अच्छी खासी तेजी लगती है। हीरो मोटोकॉर्प ने भी पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छा खासा अपमूव दिया है। नीचे में ये 2500 से कल हमने इसको 2780, 2800 तक के लेवल तक देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जैसे ये स्टॉक 2750 जैसे ये ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको आने वाले दिनों में 2900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मुझे प्रेजेंट लेवल्स पे अगर कोई करेक्शन देखने को मिलती है 2% की प्रेजेंट लेवल से अगर मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जहां तक मुझे ये प्री ओपनिंग में देख के हमको लग रहा है कि ऐसा लगता नहीं है कि इसमें अब और करेक्शन देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल अगर कोई करेक्शन मिल भी जाती है 1 से 2% की तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ऊपर में जैसे ही ये 2750, 2800 ब्रेक करेगा तो हमको फिर ये 2900, 2950 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। अगर कोई डिप मिलता है तो बाय करके काम करना चाहिए।
बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, ये राय सुमित आपको देते हुए। लेकिन ट्रेडिंग कॉस्ट जानने के लिए सीधे चलते हैं सोनम के पास। सोनम बताइए, बुलिश है लोग या कुछ सेल साइड के आइडियाज भी दे रहे हैं? हेमंत, आज सारे के सारे खरीदारी की कॉल्स है। बाजार पर जो रुझान है वो बेहद ही बुलिश ही है। पहला कॉल होगा JKDviewpoint.com के JK दोषी का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है हेक्सावेटेक पे। उनका मानना है मार्केट का ट्रेंड बेहद ही बुलिश है और आज हेक्सावेटेक में टेक्निकली काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो खरीदारी करके चलिए 2 से 3 दिन के लिए लक्ष्य 312 का दे रहे हैं। दूसरा कॉल है शेखान के जय ठक्का का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जहां पे उनके मुताबिक कल शेयर में फिर से एक अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिला है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो खरीदारी का सही मौका है ये 3 दिनों के लिए। इसमें खरीदारी करके चलिए लक्ष्य 272 का दे रहे हैं। हमारे तीसरे और चौथे कॉल के लिए हमारे साथ बने हुए मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सतपति। गुड मॉर्निंग सर, कहिए आज आपके 2 कॉल्स कौन से रहेंगे? मॉर्निंग। देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि मेटल सेक्टर मुझे कम्प्लीटली ओवरसोल्ड लगता है और यहाँ पे एक बार्गेन हंटिंग, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। हमने जो पिक किया है वो टाटा स्टील को पिक किया है। मुझे लगता है टाटा स्टील में हमने देखा 250-253 के आसपास सप्लाई था एंड 47-48 में एक्यूमुलेशन हो रहा था, उसमें कल ब्रेकआउट मिला है विद राइज इन वॉल्यूम। एज फार एज द कैंडलस्टिक इज पैटर्न, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय आना चाहिए, एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। सो वी आर रिकमेंडिंग टाटा स्टील। हमने जो स्टॉप लॉस दिया है वो है 242 का और इसका टारगेट रहेगा 310 का। इट्स अ बिग कॉल, इट्स अ पोजिशनल कॉल। सेकंड रहेगा अडानी एंटरप्राइजेस। हमने देखा अडानी एंटरप्राइजेस में कल अच्छा वॉल्यूम और अच्छा कैंडलस्टिक जो पैटर्न जो हम लोग बोलते हैं और यू कैन से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम देख रहे थे कि अडानी एंटरप्राइजेस रफली 88 एंड 90 के आसपास अटक रहा था और वहीं से पलट रहा था और इनफैक्ट कल हमने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट देखा है। तो मुझे लगता है एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। सो वन कैन गो लॉन्ग इन अडानी एंटरप्राइजेस। जो स्टॉप लॉस हमने दिया है वो 87 का रहेगा और जो टारगेट है वो 110 का है। शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारा आखिरी कॉल भी खरीदारी का ही है। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान ने खरीदारी की सलाह दी है वोल्टास के लिए, जहां पे उनके मुताबिक ये शेयर कुछ दिन से अप ट्रेंड में है और तेजी दिखाई दे सकती है शेयर में, तो 4 से 5 दिन के इस स्टॉक में खरीदारी करके चलिए लक्ष्य रहेगा 342 रुपए का। ओके, तो ये सारे ट्रेडिंग कॉल्स है जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन फिर से दमदार शुरुआत के संकेत दे रहा है। 8,550 के बेहद नजदीक 30 अंकों की मजबूती के साथ 65 अंकों पर आपको दिखेगा। सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स में 0.% के आसपास की तेजी, तो मिड कैप इंडेक्स की रफ्तार कम होने के आसार नहीं दिख रहे कहीं किसी तरफ। एक और स्टॉक सुजलॉन, जिस पर राय लेना चाहता हूं राजेश आपसे। हमने नतीजों के बाद एक अच्छी उछाल आते दिखा और कल शाम को मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी और उसमें काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, बड़े ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद जताई जा रही है। क्या लगता है चार्ट्स पर सुजलॉन में अभी भी खरीदारी का मौका है? अनिल जी, मुझे लगता है सुजलॉन में बहुत बज़ हम ऑलमोस्ट 1 साल से सुन रहे हैं, लेकिन सुजलॉन में ज्यादा बड़ा यहाँ पे मुंह देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। इनफैक्ट हमने देखा 24-25 आता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है, 26 का लेवल निकाल दे तो 30-31 हिट होता है। यहाँ पे मोमेंटम है, मुझे लगता है प्योरली अगर सुजलॉन देखे तो एक मोमेंटम चल रहा है उसमें। बाय साइड की तरफ भी है, सेल साइड की तरफ भी है। मुझे लगता है एक बड़ा काउंटर है यहाँ पे, सप्लायर भी स्ट्रांग है और बायर भी स्ट्रांग है। आज प्योरली अगर यहाँ पे टेक्निकली देखें तो वीकली चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन जो हम इसे कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट हुआ था रफली 22.50-23 के आसपास और अपसाइड में 5 रुपए का मूव, यानी फिर से वो 28-29 का जो लेवल है मुझे लगता है हिट हो सकता है। मुझे लगता है कि सुजलॉन लेकिन अगर बाय करना है तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टॉप लॉस रखिए 22 के आसपास। पहला जैसे मैंने पहले कहा कि पड़ाव जो रहेगा वो 26 के आसपास है, अगर वो लेवल निकाल दे तो 29-30 का लेवल मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए टाटा मोटर के शेयर पर भी नजर रखिए। शुक्रवार को इसके नंबर्स आएंगे, M&M के नंबर्स भी शुक्रवार को आएंगे। लेकिन मैं राय लेना चाहूंगा भेल और गेल पर आपसे सुमित। ये बताइए, चर्चा वापस से ये गर्म हो गई है कि भेल में 5% विनिवेश सरकार करेगी, गेल में 3% विनिवेश की योजना सरकार बना रही है। भेल के नंबर्स भी शुक्रवार को आने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों स्टॉक्स को और यहाँ पर पोजीशन अब तक किस तरह की बनी है? देखिए, पहले भेल की बात करेंगे। भेल के अंदर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट हो रही है। स्टॉक में हमको एक पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट इसके अंदर
हम बोल सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में एक और तेजी देखने को मिलेगी। और आप देखोगे तो भेल जैसा स्टॉक है वो जनरली ऐसा मूवमेंट देता नहीं है, और इसने पिछले 20-25 दिनों से एकदम वन साइड अपवर्ड रैली दी है, जहां में ये 250 से ऊपर में 290 तक आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जैसे ये 290-91 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक 325 तक जाएगा। तो ओवरऑल भेल अच्छा लग रहा है स्टॉक। इसको आप किसी को भी लॉन्ग इनिशिएट करना है तो बिल्कुल किया जा सकता है। जब तक ये स्टॉक 265-270 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रांग है, और ऊपर में 290 इसका फाइनल ब्रेकआउट होगा। जैसे ये 290 के ऊपर जाएगा तो आने वाले दिनों में हमको ये स्टॉक 310-325 के लेवल दिखाएगा। तो भेल इज अ गुड स्टॉक टू एंटर इन। प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है और इजीली हमको 10 से 20% की रैली देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। जहां तक दूसरा सवाल था गेल का, गेल ने ओवरऑल मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं किया है। इस स्टॉक में हमको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली है और ऐसा लग रहा है कि फ्रेश सेलिंग भी आ रही है स्टॉक के अंदर। तो इसके अंदर एक बार फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करने के लिए मेरी सलाह नहीं होगी जब तक इसके अंदर कोई अच्छा मोमेंटम या अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं होता है पोजीशंस का, या फिर जो लास्ट में जो रिसेंट हाई लगे हैं 360-365 लेवल्स के, बाजारों के खुलने की तैयारी होती दिखी। आपको यहाँ पर रोकना होगा। इस बीच पहले तक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत होती दिख रही है। 70 अंक ऊपर है सेंसेक्स, अब 80 अंकों की मजबूती। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स सेंचुरी मारता हुआ और 35 अंक ऊपर निफ्टी 8550 के ऊपर खुलता हुआ। तो बेहद मजबूत शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने आज फिर से। भारतीय एयरटेल टॉप गेनर 2% के गेंस के साथ, टाटा स्टील 2% ऊपर। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल की मजबूती अब बढ़ती हुई 3% के आसपास की तेजी यहां पर है। जी एंटरटेनमेंट 1.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प में 1% की रिकवरी। भारतीय के साथ साथ आइडिया कल की कमजोरी से रिकवर होकर 1.5% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मेटल्स में मजबूती है। टाटा स्टील के अलावा हिंडाल्को पॉजिटिव है। वेदांता मजबूत शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। कल के पिटे हुए ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में आज थोड़ी रिकवरी है। ओएनजीसी, केन इंडिया जैसे दिग्गजों ने आज खरीदारी के साथ शुरुआत की, लेकिन स्टार परफॉर्मर भारतीय एयरटेल है। 3.5% का बड़ा उछाल और 425-26 के लेवल के पार निकलने की कोशिश करता हुआ। कमजोर क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा महज 1/4% कमजोर। तो कोई खास कमजोरी वाली शेयर निफ्टी में है नहीं। इनफैक्ट निफ्टी पर नजर रखिए, पिछले 2 दिनों के हाई लेवल पर आ चुका है बाजार। 8565, 165 अंकों का बड़ा उछाल आपको दिखेगा। सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। 250 पॉइंट की बड़ी खरीदारी, 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स भी आपको नजर आएगा। ये वायदा कारोबार की तरफ यहां पर भी भारतीय एयरटेल ही टॉप गेनर है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर है, सेल 3%। तो मेटल्स जबरदस्त उछलते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप्स भी और दिग्गज भी, जहां दिग्गजों में वेदांता, टिस्को, हिंडाल्को, सारे मेटल स्टॉक्स ऊपर है। अदानी एंटरप्राइजेज आज फिर से 2.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। डीएलएफ में 2% की तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखिए, 1.5%। नतीजों के बाद से लगातार तेजी का रनअप इस स्टॉक में बरकरार है और आज भी मजबूत शुरुआत की है। ब्रिटानिया नंबर्स के बाद आज फिर से 1.5% मजबूत। कल बाजार के दौरान यहां पर नतीजे आए, यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। सीएट अब भी मजबूत है, यानी कि टायर स्टॉक्स की तेजी खत्म नहीं हुई है। यहां पर अच्छी उछाल के साथ कारोबार साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको। और टोरेंट पावर भी 5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है अच्छे नतीजों के बाद। तो शानदार तेजी, 8550 के पास निफ्टी। सेंसेक्स 130 अंक ऊपर, 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी भी 0.5% की मजबूती के साथ। हेमंत, कहां नजर है आपकी? काफी सारे स्टॉक्स देखिए आप, आईटीसी में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ी सी मुनाफा वसूली एक शानदार रैली के बाद देखी जा रही है। एचसीएल टेक करीब 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप देखिए एक्शन आज फिर से मिड कैप्स में ही ज्यादा है। 1% की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और काफी सारे शेयर हैं। जेके टायर अच्छे नतीजों के बाद 3% की मजबूती के साथ ये स्टॉक खुला है। भारतीय एयरटेल में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यूफ्लेक्स, ब्रिटानिया, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां 1-1.5% की बढ़त के साथ ओपनिंग होती हुई आपको नजर आएगी। कमजोरी के साथ खुला है पेनिनसुला लैंड, जिस तरह से कमजोर नतीजे, मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। क्लेरेंट केमिकल्स के नंबर्स के बाद 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एक्सावेयर नंबर्स अच्छे थे, लेकिन यहां पर देखिए 1% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। कैनरा बैंक जैसे कुछ और स्टॉक्स जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं, यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग नंबर से पहले देखने को मिल रही है। 1/4% से ज्यादा की गिरावट यहां देखी जा रही है। गेल जैसे शेयर कमजोर होते हुए इन्हीं खबरों के बीच में कि शायद 3% हिस्सेदारी का विनिवेश सरकार मन बना रही है। लेकिन साफ तौर पर मेटल कंपनियों में तेजी इसीलिए है क्योंकि खबरें यही चल रही हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी सरकार 30 से 40% लगा सकती है। 2.5% की एक और ड्यूटी लगाने की बात सरकार कर रही है इंपोर्ट पर। तो इस खबर के चलते कल भी एक्शन में था ये पूरा का पूरा सेक्टर और आज भी एक्शन में देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर में बीके शर्मा साहब, कोई स्टॉक आपको पसंद है या आपको लगता है कि डेड कैट बाउंस की तरह ही देखना चाहिए? के अंदर जी,
मेटल्स के अंदर ऑब्वियसली जब तक चीन रिकवर नहीं करता तब तक ये एक डेड कैट बाउंस ही समझना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि स्टॉक्स इतने पिट चुके हैं तो वो डेड कैट बाउंस से ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो ये स्टॉक लेके बैठे हैं तो आप थोड़ा इंतजार करें, इमीडिएटली इनको पहली छलांग पे न बेचे, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन लेवल पे थोड़ा ऊपर जा सकता है। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर साफ तौर पर। और इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन दिखा रहे हैं, बड़ी प्राइस के स्टॉक्स में बड़ा मूव काफी दिनों से आ रहा है। आज सुंदरम क्लेटन जिसने अच्छे नतीजे पेश किए, आज 9% ऊपर है, 2200 रुपए का 2100 रुपए का स्टॉक। हालांकि वॉल्यूम्स कम होते हैं लेकिन यहाँ पर 180 रुपए का उछाल बनता हुआ दिखा है सुंदरम क्लेटन में। नतीजे के बाद यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। EIH ईस्ट इंडिया होटल, यहाँ पर भी 4% की तेजी है नंबर्स के बाद। जेके टायर 3% मजबूत है, ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में। इंडियन ह्यूम पाइप, इस स्टॉक पर नजर रखिए, कमजोर नतीजों के बाद 7% का बड़ा कट इंडियन ह्यूम पाइप में आता हुआ दिख रहा है। MM फोर्जिंग एक और स्टॉक है जो 5% नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक्स है जो नंबर्स के दम पर काफी कमजोर होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। लेकिन नेस्ले ये स्टॉक फोकस में है। आप देखिए, जैसा कि आप कह रहे थे, बड़े स्टॉक्स, बड़ा प्राइस एक्शन, 7% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। फसाए के जो क्लीन चिट मिलने का असर साफ तौर पर यहां पर शर्मा जी देखने को मिल रहा है। सुरेश नारायणन जी ने जब से कारभार संभाला है, नेस्ले इंडिया के अब इंडियन CEO MD बने हैं, उसके बाद से देखिए उनका पहला फोकस भी था कि मैगी को वापस से शेल्फ्स पर लाया जाए। कैसे ट्रेड करेंगे इसे? वैसे तो इन्वेस्टमेंट का शेयर है ये, लेकिन फिर भी इसमें ट्रेड तो नहीं करना चाहिए पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंतजार करें, बिकॉज जो गैप अप खुला है करीब 6-7% ऊपर, वो गैप उसका फिलअप होने की संभावना ही तो है। शर्मा साहब एक चीज बताएं मुझे, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस प्राइस पर मैगी की कंट्रोवर्सी आई थी वो लगभग यही लेवल था 6700-800 के आसपास का, और जहां से स्टॉक फॉल हुआ एक बार की 5000 के लेवल के आसपास आया। अभी तक मैगी वापस बिकना शुरू नहीं हुई, स्टॉक उसके ऊपर पहुंच गया है। तो ये और जो इस बीच में जो कुछ लॉस हुआ, मैगी नहीं बेच पाने का, ब्रांड का नुकसान, जो मैगी जलाई उसके पैसे अलग से दिए, वो कहाँ है प्राइस में? जी, वो इसको इस तरह से देखना चाहिए कि इस तरह के जो बड़े ब्रांड होते हैं जो ये शॉर्ट टर्म के अंदर, तो पहला लेसन ये कि कभी भी इस तरह की अगर अन्य किसी ब्रांड के ऊपर इस तरह का सवाल निशान खड़ा हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको खरीदारी करने की। ये लेसन है। दूसरा, वैसे कहावत है कि कुएं की मिट्टी से आप कुएं को भर नहीं सकते, यानी जितना नुकसान हुआ है वो अगर ठीक हो भी जाए तो भरपाई नहीं होती, लेकिन इन ब्रांड्स के केस में वो चीज नहीं है। वो चीज जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा ये बाउंस बैक कर सकते हैं, बिकॉज काफी हद तक जो निवेशक लेना चाहते हैं और वो ट्रेडिंग मेंटेलिटी के हैं, वो देखेंगे जब इंतजार होगा एक चीज के लिए वेट करेंगे, एक चीज के लिए वेट करेंगे तो लेवल ऊपर आता जाता है। अब आप उसका वेट कर रहे थे कि कब इंडियन मोहर लगे इसके ऊपर, वो भी लग गई है लेकिन उसके ऊपर इतना बढ़ गया है। तो आप जब कभी भी अनसर्टेनिटी में खरीदेंगे तो आपके रिटर्न्स बेहतर होंगे। अगर आप सर्टेनिटी का इंतजार करेंगे तो आपके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, तो बस मिस होती हुई काफी लोग इसमें फील कर रहे होंगे। और हमने देखा था शर्मा जी, मारुति में भी जब दिक्कतें आई थी मानेसर प्लांट में स्ट्राइक की, तब वो लेवल था खरीदारी करने का। मैं आपके चैनल पे था और तब मैंने कहा था कि जो ये कह रहे हैं कि मार्केट इतने दिन बंद रहेगा, वो अगर इससे ज्यादा भी बंद रहे तो भी जितना नुकसान होना था उससे ज्यादा नुकसान उस दिन की गिरावट से हो चुका था। बिल्कुल, तो ये एक मौका होता है। ये वैसे ही हो गया हाल। जब आपको याद है सत्यम वाले केस के वक्त, जब सत्यम का स्टॉक तेजी से गिरा था, L&T ने 200 करोड़ रुपए सत्यम के शेयर खरीदने में लगाए, सेकेंडरी मार्केट से खरीदा था, और उन्होंने 200 करोड़ लगाए, L&T का मार्केट कैप 10,000 करोड़ गिर गया। चलिए, लेकिन एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है सुमित, उस पे आपसे राय लेना चाहूंगा। मेटल स्पेस, सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये पूरा का पूरा पैक देखिए काफी मजबूत है। आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लगता है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए? हिंडाल्को देखिए 1.5% ऊपर है, जहां पर आपको लग रहा है कि गिरावट के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और अब तेजी का ध्यान आप रख रहे हैं। हेमंत, मुझे ऐसा लगता है कि मेटल्स के अंदर ये एक पुलबैक ही है, और जो ये न्यूज आ रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ सकती है, इन्हीं सब चलते एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए शुरुआत हो रही है मेटल्स के अंदर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये बाउंस जितना बड़ा आएगा उससे बड़ा वापस सेल ऑफ आएगा मेटल्स के अंदर। मेरे हिसाब से मेटल्स में आने वाले दिनों में हमें एटलीस्ट 1 से 2 महीनों में एक मंदी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम अभी LME में देखें तो LME में मोस्टली मेटल्स आज की डेट में अभी लाइव
प्राइसेस से आधा टका मोस्टली नेगेटिव चल रहे हैं। तो इंडिया में जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो हमको न्यूज बेस्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इतने ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे कि वो हमको 10-10 टका 15-15 टके का जंप देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा सेलिंग हमने देखने को मिल चुकी है पिछले 1-1.5 महीने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 टका 15 टका के मूव के लिए अगर किसी को खेलना है तो प्योर ट्रेडिंग के हिसाब से खेले, विद स्टॉप लॉस खेले। अगर लेना ही है यहाँ पे किसी स्टॉक को, तो एक हिंडाल्को एक स्टॉक है जो अभी लग रहा है कि यहाँ से और 5 से 6 रुपए की तेजी दिखा सकता है। JSPL जिंदल स्टील एक स्टॉक है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है, स्टॉक अच्छा है, इसके अंदर एक मूव यहाँ से 5 से 10 टके का मूव देखने को मिल सकता है। बट ये प्योरली पुल बैक बाउंस बैक होगा जो इतने बड़े फॉल के बाद देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये बाउंस बैक स्टॉप होगा तो यहाँ से जो 10 टके का राइज आएगा उसके बाद उतना ही उसमें फॉल आएगा, यानी 20 टके का फॉल आएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बड़ी तेजी के हिसाब से ये समय फिलहाल एक बार सही नहीं है मेटल्स में इन्वेस्ट करने का। पुल बैक के लिए, ट्रेडिंग के लिए किसी को करना है तो बिल्कुल करें। ये 2 स्टॉक्स जो मैंने बताए उनके अंदर थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है, तो इन स्टॉक्स में आप बिल्कुल कर सकते हैं और जल्दी से निकल जाए और प्योर स्टॉप लॉस से काम करें, क्योंकि वापस फॉल आएगा तो बढ़ाएगा फॉल। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर एक रुझान बनाए, लेकिन सीएट एक और स्टॉक है सुमित, इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। वायदा कारोबार में ड्रीम रन चल रहा है, पिछले 7 दिनों का चार्ट मैं सीएट का हाजिर करूंगा। जिस तरह की तेजी हुई है सीएट में, आज फिर से 4% मजबूत है, कल 6-7% के आसपास की मजबूती, 7 दिन में 32%, वो भी FNO स्टॉक। क्या लग रहा है इस स्टॉक को देखकर, क्या करना चाहिए यहाँ पर? अनिल जी, टायर, ऑटो और पेंट, ये तीनों स्टॉक पिछले कुछ दिनों से वन साइड भाग रहे हैं। टायर, ऑटो, पेंट, ओके, एशियन पेंट हो गए, बर्जर हो गए, पीडीलाइट हो गए। तो ये सारे स्टॉक्स, ये सारे तीनों सेक्टर के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से एक तरफा भाग रहे हैं और वन साइड रैली आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स में जनरली इतने बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते नहीं है। अभी जहां तक सीएट का सवाल है, सीएट में ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ चुका है और इतनी बड़ी रैली आ चुकी है कि फ्रेश बाय मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूंगा। ऑलरेडी 750, 700, 800 से ये रैली स्टार्ट हुई है और 250-300 रुपए की मूव पिछले सिर्फ 5 से 7 दिनों में आई है। और अगर हम टेक्निकली भी देखें तो ये ऑलरेडी बहुत ओवरबोट लेवल्स आ चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा पुल ऑफ पीरियड जरूरी है स्टॉक्स के अंदर। सीएट स्पेशली प्रेजेंट लेवल पे बाय इनिशिएट नहीं करूंगा। इनफैक्ट इस पे किसी का अगर लॉन्ग है तो वो जरूर होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेलिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना हो तो 970, 980 का लगाए। और ऊपर में जरूर जिस तरह से रैली आ रही है 1080 और 1100 तक भी जा सकती है, बट फ्रेश बाय इनिशिएट नहीं करेंगे इनके अंदर। बट अगर टायर में एक स्टॉक में अगर लॉन्ग इनिशिएट करना है, हमारा डिस्क्लोजर भी रहेगा कि जेके टायर में हमने लॉन्ग इनिशिएट कर रखा है और हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन है, बट वो स्टॉक अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इतनी बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है जितनी इन स्टॉक्स में बाकी में देखने को मिल चुकी है। नो डाउट 20 से 25 रुपए की रैली जेके टायर में भी देखने को मिल चुकी है, बट फिलहाल ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टॉक 130, 132 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको 150, 160 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जेके टायर में किसी को इन्वेस्ट करना हो, 50% यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और जब भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज और थोड़ा सा फॉल आता है तो और 50% इन्वेस्ट करें। ये जेके टायर अच्छा लग रहा है। सीएट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलिए ये राय टायर स्पेस पर, लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। आप सभी का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ सिंगापुर से मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट राहुल घोष जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे कि अमेरिका में दरें बढ़ी तो भारत पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर 165 अंक ऊपर सेंसेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 50 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8550 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अच्छा प्रदर्शन आज भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत। मिड कैप्स की पार्टी आज भी जारी है। एक नया लाइफ हाई मिड कैप्स ने आज दिखाया है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, गिरने वाले शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर तो फुल फॉर्म में है। बुल्स इस समय यही कहना सही होगा। लेकिन चलिए मूड चेक लेते हैं। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट राहुल घोष हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो देयर टॉक्स दैट इन सितंबर यूएस विल स्टार्ट increasing the rates. How do you see this move, and what will be the impact on emerging markets, and especially in India? So, as you said, well, thanks for having me on the show, but as you said, the US Federal Reserve is on the cusp of raising interest rates. We think the likely first step is in September, but it may be December. But in any case, it's on its way. In terms of the impact on emerging markets, there is some uncertainty over the impact on capital flows. But I'd like to make
a couple of points towards India. Firstly, if we look at where India's macroeconomic balance sheet stands today versus 2013 when we had the so-called taper tantrum, it's in a far better place to withstand external shocks. Firstly, inflation is down in the mid-single digits from double digits back in 2013. The current account deficit is at 0.2% of GDP. This is from above 6% shortfall in 2013, and foreign reserves are back up at $350 billion, an all-time high. So India does look well placed historically to withstand the shock of monetary tightening in the US. If we compare India to other emerging markets as well, we've seen much more of an external adjustment over the last 12 months. And this is borne out in the markets. Over the last 12 months, the Indian rupee has depreciated by just 5% against the US dollar. Look at that versus the Turkish lira, which is down 20%, and the Brazilian real, which is down over 30%. And that shows that India is in a much better position this time round to withstand any sort of external shocks. Rahul, I would also like to know, there are talks that because of the slowdown in China, emerging markets will receive less funds, and because of that, even India would be impacted. How do you see this theory, and is it correct? We certainly see a gradual slowdown in the Chinese economy, not just this year, but probably over the next few years. And given how important Chinese import demand has been, particularly for emerging market commodity producers, there's clearly an impact being felt already. We see that both directly in terms of demand for raw materials from the mainland, but also in terms of commodity prices, and most commodities, particularly industrial ones, have seen multi-year declines. In terms of India's direct impact, as we know, the Chinese market isn't a major export destination for India, although it has increased over recent years. So it should be a little bit less contained, more contained, I should say, in terms of the trade impact than, say, other emerging market producers such as Indonesia or Brazil, for instance. But there is the potential for market volatility on the back of China's slowdown. We've seen in recent weeks significant equity market volatility in China. Now, so far, that hasn't had a major impact globally in terms of risk sentiment, but there's a potential for a contagion impact should we see further declines in China's stock market, and that could impact capital flows and risk sentiment towards India. India is very happy, and because crude prices have been falling, we are seeing even companies posting a good number, certain sectors which get benefited by the fall in crude prices. How do you see this for India, and where do you see the crude prices going forward? Are they headed towards $40, or do you see them bounce backing again? Sure. Well, as you mentioned, clearly, as a net oil importer, the fall in crude prices that we've seen over the last 12 months or so has been a boon for India, and we've seen that in the macro data. Inflation, as I mentioned earlier, is running at the mid-single digits. Wholesale price inflation, where fuel articles are obviously a key component, is actually falling. You've also seen the current account narrow significantly, and energy imports account for roughly a third of total oil imports in India. So there's clearly been a benefit in terms of the external adjustment that India has made. In terms of the outlook going forward, obviously we've seen a relapse in global crude prices over the last few weeks. We expect crude prices to remain relatively stable at current levels over the next sort of 6 to 12 months, and probably inch higher into 2016, but certainly not to levels that we saw 2-3 years back. So from that perspective, we think that Brent crude prices and the trajectory should remain pretty credit positive for India going forward. We saw RBI governor, taking a pause again, and now there are hopes that, on 29th September, the next RBI meet, he may cut interest rates. How do you see this, pause, and are you expecting RBI governor to move again before the next credit policy, maybe in next 15-20 days? Sure. So as you mentioned, the RBI has decided to maintain a wait-and-see approach to monetary policy. I wouldn't say it was a hawkish sentiment in terms of the statement that was put out. It was more a balanced approach that they're maintaining. And I think a number of reasons suggest scope for caution. Firstly, we have seen a slight uptick in headline CPI, and that was driven by food prices. And despite an okay start to the monsoon, there's still some
uncertainty over agricultural output. And secondly, the spectre of US interest rate hikes as well is something to give some food for thought for the RBI as well. So we think that the move to maintain a monetary pause was born out of these considerations. Going forward, there could be some additional scope for easing over the course of the year. I think there are a number of factors to watch. Firstly, as we've mentioned earlier, the trajectory of global crude prices over the next few weeks and months will be important. On top of that, monsoon rainfall going forward and the impact that has on food output. But on top of that, there are a number of other factors. Monetary policy alone can't resolve inflation or get the growth story moving. We'll have to see how much transmission there is going forward from RBI cuts for central banks as well. So far, we've seen of the 75 basis points of interest rate cuts that the RBI has delivered, probably around 30 basis points from the banks. So I think the RBI will be looking to the banks to deliver some more easing there. And of course, how external risk factors go on. So we do see additional scope for monetary easing, but I think it will be data dependent. All right. Thank you so much, Rahul, for taking time out today for CNBC आवाज। बाजार पर नजर डालिए, 200 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। जी हां, डबल सेंचुरी जड़ चुका है सेंसेक्स और 60 अंक की बढ़त निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ 8,580 का स्तर कुछ देर पहले निफ्टी ने जड़ा है और देखिए वहीं पर ट्रेड होता हुआ आपको दिख रहा है। तो कल हमने देखा था मिड कैप्स में एक अच्छी रैली थी, अब लगता है कि लार्ज कैप्स भी यहां पर पार्टिसिपेट करने लगे हैं और आज देखिए बेहतरीन तेजी टाटा स्टील में देखने को मिल रही है। मेटल काउंटर्स जो अब तक नहीं चले थे यहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए। भारतीय एयरटेल एक दिग्गज अच्छे नंबर्स के दम पर आप देखिए 3% की बढ़त यहां पर भी देखी जा रही है। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह। उनसे जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स इस समय कौन से सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं और क्या है उनका बाजार पे नजरिया। बेहतरीन तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। 200 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स और अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये एक अच्छी तस्वीर इस समय दिखा रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफी ज्यादा, गिरने वाले शेयरों के मुकाबले बैंक निफ्टी 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स पर नजर रखिए जिनके नंबर्स आगे आने वाले दिनों में आने वाले हैं। वहां पर देखिए अब कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई आपको दिखेंगे। अरविंद, इसके नंबर्स कल आएंगे और आप देखिए करीब 1.5% नीचे है ये शेयर। चर्चा है कि अच्छे नंबर शायद अरविंद पेश ना करे। अब 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। हेक्सावेयर के नंबर्स के बाद आज यहां पर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एशियन पेंट्स करीब 1% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। टाटा मोटर करीब 1% की गिरावट दिखा रहा है। टाटा मोटर्स के नंबर शुक्रवार को आने वाले हैं, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में देखिए अडानी एंटरप्राइजेस कल की 11-12% तक की जो रैली देखने को मिली थी उसको और आगे बढ़ाता हुआ 6% की तेजी देखने को मिल रही है। सीएट में 4% तक की बढ़त अभी देखी जा रही है और मेटल काउंटर्स सेल 4% मजबूत, टाटा स्टील 4% मजबूत, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 3% की बढ़त, वेदांता जैसे स्टॉक्स भी 2.5% से ज्यादा की बढ़त इस समय दिखा रहे हैं। तो ये कुछ मेटल काउंटर्स हैं जिनको फायदा मिल रहा है इस खबर का कि शायद सरकार मन बना रही है कि ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाए 30 से 40% की, जो बाहर से विदेश से स्टील इस देश में डंप हो रहा है। तो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की खबर है। 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाने की खबर है। तो इन सब खबरों के चलते आप देखिए कल जो रैली बनी थी इस सेक्टर में वो आज भी कंटिन्यूड है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे कुछ शेयर पर भी नजर रखिए। कल हमने देखा था अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए थे, आज यहां पर फॉलो अप बाइंग आती हुई नजर आ रही है। लेकिन एमआरएफ कल की एक शानदार रैली के बाद यहां पर आज कुछ मुनाफा वसूली होती हुई 0.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ और ऐसे काउंटर्स जहां पे एक ड्रीम रन देखा गया है पिछले कुछ दिनों में बैंक रिकैपिटलाइजेशन की खबरों के चलते, आप देखिए यहां पर भी कुछ आज सुस्ती भरा ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा। और यूको बैंक का लंबी लिस्ट है उन पीएसयू बैंकिंग शेयरों की जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, आंध्रा बैंक जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अब यहां पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती हुई या फिर ये कहिए कि नई पोजीशंस यहां पर अभी तेजी की नहीं बन रही हैं, लेकिन रियल एस्टेट स्पेस काफी एक्टिव है। एचडीआईएल 2% ऊपर, डीएलएफ 2% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 1.5% तक की बढ़त। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो इस समय
अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो आज बाजार की नजर काफी सारे मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर रहने वाली है। आईजीएल के नंबर्स आज आएंगे, पीटीसी के नंबर्स आ जाएंगे, बाटा के नंबर्स आ जाने वाले हैं। तो ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। सीमेंस, टाटा केमिकल्स, कुछ और ऐसी मिड कैप कंपनियां जिनके नंबर्स आ जाने वाले हैं। और नंबर्स से पहले देखिए मजबूती का माहौल यहां पर ज्यादातर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, जेबी केमिकल्स, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ये कुछ और ऐसे काउंटर्स हैं जो आज अपने नंबर्स पेश करने वाली है। लेकिन अरविंद ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कमजोरी आप देखिए बढ़ती हुई आपको दिखेगी। 1.5% की गिरावट के साथ ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो नंबर्स आए उसके ऊपर भी देखिए बाजार ने एक अच्छा या फिर कमजोर रिएक्शन दिखाया। क्लैरियंट केमिकल्स अब 3.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 85 करोड़ रुपीस के सामने 4.5 करोड़ रुपए का ही मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। इसके अलावा पेनिनसुला लैंड पर भी नजर रखिए, यहां पर भी नंबर्स ने निराश किया था और यहां पर आपको दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। टीवी टुडे के नंबर्स ने भी कमजोर प्रदर्शन दिखाया। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपको लाल निशान में दिखेंगे। लेकिन जेके टायर जैसे स्टॉक्स, भारती एयरटेल, ये कुछ और ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। और आप देखिए इन स्टॉक्स में एक हरे निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। टोरेंट पावर जैसे शेयर भी देखिए बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। कुछ छोटे स्टॉक्स जिनका जिक्र आज नहीं हुआ है उस पर भी एक चेक लेते हैं। टीबीजी, ये एक ऐसा कंपनी है जिसने कल अपने नंबर्स पेश किए और आप देखिए इसमें भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। ईआईएच के नंबर्स काफी अच्छे आए, यहां पर भी आप देखिए हरे निशान के साथ ट्रेड होता हुआ। सुंदरम क्लाइंट और इंडियन ह्यूम स्पाइस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नंबर्स पेश किए थे और नंबर्स के बाद इन स्टॉक्स में भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार इस समय अच्छी तेजी दिखा रहा है। करीब करीब 185 अंक बढ़त के साथ आप देखिए सेंसेक्स में कारोबार होता हुआ। 55 अंक की तेजी निफ्टी में आपको देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी रैली यहां पर सेंसेक्स और निफ्टी में इस समय बनी हुई है। कुछ और काउंटर्स पर नजर रखिए, खासतौर पर पीएसयू कंपनियां, भेल, गेल, जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। आप देखिए गेल में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। चर्चाएं चल रही है कि सरकार यहां पर 3% विनिवेश करेगी। आप देखिए करीब करीब 0.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। भेल में भी आप देखिए नतीजे इसके आने वाले हैं शुक्रवार को, और नतीजों से पहले हमारे एक्सपर्ट हमें बता रहे थे कि तेजी की पोजीशंस भेल में बनी हुई हैं। देखेंगे इस समय किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। भेल हाजिर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहां पर कैसा कारोबार इस समय हो रहा है। आप देखिए 0.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए ये तो ही बाजार की बात, लेकिन अनिल हमारे साथ जुड़े हुए और वो बात करेंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह से। अनिल, ओवर टू यू। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह, और बात करेंगे उनसे बाजार पर, पॉलिसी पर और आगे आने वाले इवेंट्स पर। क्या रहेगा बाजार का रुख और क्या करें निवेशक, इन सब पर करते चर्चा। नीलेश भाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले कि बाजार पर आपसे राय लूं, पहला एक रिएक्शन आपका कल के डेवलपमेंट पर। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया। एक रेट कट कर सकते थे ना, क्योंकि मॉनसून को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं वो तो शायद अब कम होती हुई दिख रही होगी। इन्फ्लेशन का टारगेट उन्होंने खुद ने घटाया, फिर ये पोज क्यों? उन्होंने कुछ हद तक फ्रंट लोड कर दी है इंटरेस्ट रेट की कटौती। 15 जनवरी से लेकर 2 जून के बीच में उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट रेट काटे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हम मॉनसून की हालचाल को देखेंगे, फेड क्या करता है वो देखेंगे, और किस तरह से इंटरेस्ट रेट की ट्रांसमिशन होती है, किस तरह से बैंक्स रेट काटते हैं बोरोअर्स के लिए, वो देखने के बाद हम आगे की चाल देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने कमेंट्री की है वो काफ़ी अच्छी है। 2 जून को उन्होंने डोविश एक्शन लिया था रेट कट करके और हॉकिश कमेंट्री की थी, तो यील्ड्स एक्चुअली ऊपर चली गई थी। कल उन्होंने डोविश कमेंट्री की और लेट्स से हॉकिश एक्शन किया कि रेट नहीं काटा, बट वो जो कमेंट्री की है वो अच्छी है, और इससे ये यकीन बनता है कि आने वाले 6 या 12 महीने में आरबीआई अगेन पॉलिसी रेट में कटौती करेगी।
यानी कि 6 से 12 महीने। नीलेश भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि जिस तरह का डॉविश स्टेटमेंट राजन साहब ने दिया है 29 सितंबर को या उससे पहले एक कट हो जाए। रेट कट की उम्मीदें पक्की है, बट क्या सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करके आरबीआई रुक जाएगा? मेरे हिसाब से आरबीआई जो प्लानिंग कर रहा है वो ये है कि इंडियन इंटरेस्ट रेट लंबे समय के लिए नीचे के दौर पे आ जाए। अगर हम देखें तो आज भारतीय सरकार तकरीबन 49% ऑफ अपनी टैक्स रेवेन्यू सिर्फ ब्याज चुकाने में लगाती है। सो उसकी वजह से हमारे पास बहुत कम पैसा बचता है बाकी चीजें करने के लिए। सो जब तक हम ये ब्याज के दरों को नीचे नहीं लेके आते हैं और उसके लिए महंगाई के दरों को नीचे लाना जरूरी है, तब तक भारतीय सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट में से बाहर आना बहुत मुश्किल है। सो हम यही समझ रहे हैं कि आरबीआई की प्लानिंग ये है कि किस तरह से हम महंगाई के दरों को लंबे समय के लिए नीचे लेके आ सके और किस तरह से ब्याज के दरों को लंबे समय के लिए नीचे लेके आ सके। तो नीलेश भाई, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज के दाम गिरे हैं, क्रूड के दाम तेजी से गिरे हैं, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ अब भी बहुत खतरे वाली बात नहीं है, मॉनसून ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये समझे कि एक अच्छी स्थिति में इकोनॉमी है और यहाँ पर और ज्यादा आप उम्मीद कर सकते हैं महंगाई दर के कम होने की ग्लोबल फैक्टर्स के चलते? अगर हम महंगाई के दरों को देखें तो तकरीबन 3 नजरिए होते हैं महंगाई के दरों को देखने के लिए। एक होता है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, जिसमें जो आपने बताया कि ग्लोबली कमोडिटीज प्राइसेस में डिफ्लेशन हुआ है, 20 से 40% नीचे गिरी है। जो रॉयटर्स का सीआरबी इंडेक्स है वो आज 2003 के बाद लोएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो ये सारी चीजों की वजह से होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन पिछले 8 महीने से नेगेटिव चल रहा है। ये भारतीय इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि महंगाई की दरें होलसेल प्राइस लेवल पे 8 महीने तक नेगेटिव रही है। दूसरा नजरिया है जीडीपी डिफ्लेटर का, उसके हिसाब से भी हम ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच रहे हैं। तीसरा नजरिया है सीपीआई का, जो हम और आप एज ए कंज्यूमर पे करते हैं, उसके ऊपर मतलब पिछले महीने में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है एंड ये मेनली फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस की वजह से हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ओवरऑल महंगाई का सिनारियो देखें तो डेफिनेटली महंगाई की दरें काबू में आ गई है, कंट्रोल में आ गई है, और फूड एंड जो फ्यूल इन्फ्लेशन है जिसके ऊपर हमारा उतना कंट्रोल नहीं रहता है ब्याज की दरों से, वो भी धीरे धीरे काबू में आ जाएगी। नीलेश भाई, एक बड़े मुद्दे का जिक्र गवर्नर साहब ने भी किया और उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, वो ये कि अमेरिका में चूंकि अब ब्याज दरें बढ़ना तय है, वक्त की बात है कि वो सितंबर से होता है, दिसंबर से होता है, कब होता है, आप कैसे देखते हैं इसे और इसका क्या असर हिंदुस्तान की करेंसी पर, हमारे रुपए पर पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट पर पड़ेगा और इक्विटी मार्केट पर पड़ेगा? अगर हम इतिहास को देखें तो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडिया और अमेरिका के बीच में ऑन एन एवरेज 4.2% का स्प्रेड रहा है। आज की तारीख में हमारी 10 ईयर सिक्योरिटी जो नई इश्यू हुई है वो 7.8 है और यूएस ट्रेजरी अबाउट 2.2 है, तो ऑलमोस्ट 5.6% का डिफरेंस है। ये अपने हिस्टोरिकल लेवल से काफ़ी ऊपर है और उस वजह से मतलब मुझे उम्मीद लगती है कि अगर यूएस में ब्याज की दरें बढ़े और भारत में ब्याज की दरें कम हो तो भी वो अपने हिस्टोरिकल लेवल पे रुकेगी। कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि जब यूएस में ब्याज की दरें बढ़नी चालू हो जाएगी तो भूकंप आ जाएगा, भारतीय मार्केट तहस नहस हो जाएंगे। तो मैं उनको सिर्फ एक ही दाखिला देना चाहता हूं कि एक समय था जब यूएस 10 ईयर यील्ड 4.5% थी, इंडियन 10 ईयर यील्ड 4.95% थी और उस समय पे हम लोग ये कह रहे थे कि क्या हमें टॉबिन्स टैक्स लगाना चाहिए, जैसे करके ये जो एफआईआई इनफ्लो भारत में आ रहा है उससे हमें प्रॉब्लम न हो। एक ऐसा भी समय था कि सिर्फ 45 बेसिस पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर भी हमें एफआईआई इनफ्लो आ रहा था। आज 5.6% डिफरेंस है और लोग रोना चालू कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। एक दूसरी चीज जो देखें तो यूएस फेड ने अपनी रेट हाइक की इंडिकेशन काफी समय से मार्केट को दे दी है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी एक्शन एक सरप्राइज हो जाएगी जो लोगों को कल तक पता ही नहीं थी और सडनली हो गई। जिस चीज को मार्केट को पता होती है मोस्ट प्रोबेबली उसको डिस्काउंट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से जब यूएस फेड
अपनी रेट हाइक करना चालू करेंगे तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लंबे समय के लिए नहीं आएगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये जो रोने वाले लोग हैं वो आवाज करके इन्वेस्टर्स को गुमराह कर पाएंगे, बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई बड़ी इम्पैक्ट होगी हमारे मार्केट के ऊपर। तो साफ तौर पर इवेंट पता है तो शायद बहुत घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस तरह से बाजारों ने रुझान बनाया, क्रेडिट पॉलिसीज के पहले से मजबूत होते हुए दिखे, 8,000 के आसपास का करेक्शन पूरा करके फिर से 8,500-600 की रेंज में आ रहे हैं, बाजार का डायरेक्शन आपको क्या लग रहा है? क्या यहां से बचे हुए हाफ के लिए, साल भर के लिए, क्या उम्मीद पॉजिटिव साइड पर करनी चाहिए, या फिर नतीजों को देखकर आपको थोड़ा डर है कि बाजार फिर से करेक्ट हो सकता है? मेरे हिसाब से बाजार में इस वक्त पैसों का प्रभाव है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो लंबी समय की इकोनॉमिक आउटलुक देख के मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ये जो बाइंग पावर चल रही है उस वजह से कुछ हद तक जो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं उसको मार्केट इग्नोर कर रहा है। एंड मैं ये एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि अगर हम पिछले साल में देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट में लगाए। इस पहले 3 महीने में हमने तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट में लगाया है। आने वाले 5 सालों में हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड 3.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। LIC तकरीबन हर साल 50,000 करोड़ रुपया लगाता है। मेरे हिसाब से आने वाले 5 सालों में वो भी 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा सकते हैं। चलिए, तो म्यूचुअल फंड्स ही बाजार को ड्राइव कर रहे हैं, डोमेस्टिक मनी बाजार को ड्राइव कर रही है, ये कहना है नीलेश भाई का। ये पूरा इंटरव्यू आप CNBC आवाज पर आज दिन भर देख सकते हैं, लेकिन वक्त है आपसे इजाजत लेने का। पहला सौदा में मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कोई भी सवाल है आपका शेयरों से जुड़ा तो हमसे पूछना ना भूलिए। सौदा आपका में ब्रेक के उस पार। नमस्कार।